नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जो आंकड़ों में शायद ठंडा लगे पर असल में लाखों जिंदगियों से जुड़ा है। ये विषय है बाल मृत्यु दर का। जी बिल्कुल। और इसके लिए हमने जो आधार बनाया है जी। वो है आवर वर्ल्ड इन डेटा का काम। ओके। उनका जो विश्लेषण है, जो लेख है, वो इस मुश्किल मुद्दे को समझने में काफी मदद करते हैं। हाँ, और इस चर्चा के जरिए हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम न सिर्फ उन चौंकाने वाले आंकड़ों को समझें जो इसकी हकीकत बताते हैं, बल्कि दुनिया भर में जो असमानताएं हैं और एक उम्मीद की बात भी है जो प्रगति हुई है पिछले कुछ समय में, उस पर भी बात करें। बिल्कुल, क्योंकि आंकड़े वाकई में झकझोर देते हैं। आवर वर्ल्ड इन डेटा की एक बहुत सीधी सी लेकिन असरदार बात से शुरू करते हैं। हाँ, बताइए क्या है वो। दुनिया में हर मिनट औसतन 10 बच्चे 5 साल की उम्र पूरी करने से पहले मर जाते हैं। हर मिनट 10? हर मिनट 10 बच्चे। ओह, एक मिनट में 10, मतलब एक घंटे में 600 बच्चे और दिन भर में। ये तो बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा हो गया। हाँ, ये सालाना करीब 50 लाख मतलब 5 मिलियन बच्चों की मौत के बराबर है। और यही है बाल मृत्यु दर की परिभाषा। 5 साल की उम्र से पहले बच्चों का मर जाना। 50 लाख हर साल। 50 लाख? ये संख्या इतनी बड़ी है कि यकीन करना मुश्किल है। और जैसा आपने कहा, ये हर साल हो रहा है, कोई एक बार की घटना नहीं है ये। सही कहा। इसे जरा ऐसे समझिए, रोजाना करीब 14,000 बच्चे। 14,000 रोज? हाँ, ये लगभग ऐसा है जैसे मान लीजिए हर दिन 40 जंबो जेट विमान सिर्फ बच्चों से भरे हुए क्रैश हो रहे हों। बाप रे, ये तुलना तो वाकई स्थिति की भयावहता दिखाती है। बिल्कुल, इतनी मौतें रोज होती हैं, लेकिन हमें शायद ही कभी एहसास होता है। और ये सोचना भी अजीब है कि इतनी बड़ी त्रासदी है, पर ये कभी हेडलाइन क्यों नहीं बनती, अखबारों में क्यों नहीं छपता? हाँ, आवर वर्ल्ड इन डेटा के लेख इसी पर बात करते हैं। मीडिया का स्वभाव होता है कि वो अचानक होने वाली असाधारण घटनाओं पर ज्यादा ध्यान देता है। कोई बड़ा हादसा, कोई आपदा। अच्छा। जो त्रासदियां रोज हो रही हैं, धीरे धीरे, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं पीछे चली जाती हैं। अगर अखबार दुनिया की सबसे बड़ी रोजमर्रा की घटनाओं को छापते तो शायद हर रोज हेडलाइन यही होती, कल 14,000 बच्चों की मौत हुई। ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि हमारी जानकारी का दायरा अक्सर उन चीजों तक ही रहता है जो अचानक से होती हैं, न कि उन पर जो लगातार चल रही हैं, चाहे असर कितना भी बड़ा हो। बिल्कुल। और ये जो त्रासदी है, ये पूरी दुनिया में एक जैसी नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा, आप कह सकती हैं, पीड़ादायक असमानता है। एक बच्चा जिएगा या नहीं, ये बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि उसका जन्म कहाँ हुआ है। ये असमानता कितनी गहरी है? आंकड़े क्या बताते हैं इस बारे में? आंकड़े ये दिखाते हैं कि दुनिया के जो सबसे गरीब देश हैं, वहां पैदा होने वाले बच्चों के लिए पहले 5 साल में मरने का खतरा 10 में से 1 जितना ज्यादा हो सकता है। 10 में से 1? जी, सोचिए जरा, हर 10 में से 1 बच्चा अपना 5वां जन्मदिन भी नहीं देख पाता। ये दर तो आज के जमाने में यकीन करना मुश्किल है। और दूसरी तरफ अमीर देशों में क्या हाल है? अमीर देशों में तस्वीर बिल्कुल अलग है। वहां बच्चों के जीवित रहने की दर बहुत ऊंची है, मतलब 99.7% या 99.8% तक भी। यानी लगभग सारे बच्चे बच जाते हैं। हाँ, करीब करीब 1000 बच्चों में शायद 2 या 3 की मौत होती है। 1000 में 2-3 और गरीब देशों में 100 में 10। ये फर्क तो जमीन आसमान का है। तो क्या ये सीधा सीधा देश की आर्थिक स्थिति से जुड़ा मामला है? मतलब ज्यादा पैसा तो बेहतर बाल स्वास्थ्य है? काफी हद तक तो है। आवर वर्ल्ड इन डेटा का विश्लेषण साफ दिखाता है कि जिन भी देशों में बच्चों के बचने की दर सबसे अच्छी है, वो सभी अमीर, उच्च आय वाले देश हैं। अच्छा। पैसा एक बहुत जरूरी फैक्टर है। जाहिर है, बेहतर पोषण, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, साफ सफाई, शिक्षा, ये सब पैसे से जुड़ा है। लेकिन क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ तय कर देता है? क्या ऐसा है कि बस जीडीपी बढ़ा दो और बाल मृत्यु दर अपने आप कम हो जाएगी? नहीं, ऐसा भी नहीं है। पैसा जरूरी है, पर वो पूरी कहानी नहीं है। मतलब ज्यादा आय होना ही अच्छी बाल स्वास्थ्य की गारंटी नहीं है। तो फिर और क्या मायने रखता है? वो पैसा इस्तेमाल कैसे हो रहा है, स्वास्थ्य नीतियां कैसी हैं, शिक्षा का स्तर क्या है, खासकर महिलाओं की शिक्षा का, सामाजिक सुरक्षा है या नहीं, ये सब चीजें भी बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। कुछ देश हैं जो अपनी आय के हिसाब से उम्मीद से कहीं अच्छा करते हैं और कुछ उतना अच्छा नहीं कर पाते। इस असमानता का कोई ऐसा उदाहरण दे सकती हैं जो इस फर्क को बिल्कुल साफ कर दे? हाँ बिल्कुल। आंकड़ों में जो सबसे बड़ा अंतर दिखता है वो शायद आइसलैंड और मध्य अफ्रीकी गणराज्य जैसे देशों के बीच है। आइसलैंड
जहाँ बहुत कम मौतें होती हैं। जी, दुनिया के सबसे स्वस्थ देशों में से एक। वहां पैदा हुए बच्चे की पहले 5 साल में मरने की संभावना मध्य अफ्रीकी गणराज्य जैसे बेहद गरीब और अस्थिर देश में पैदा हुए बच्चे की तुलना में लगभग 62 गुना कम है। 62 गुना, 62 टाइम्स। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये तो लाखों बच्चों की किस्मत है जो सिर्फ उनके जन्म लेने की जगह से तय हो रही है। बहुत भयानक है ये सोचना। पर क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? मतलब क्या अमीर और गरीब देशों के बीच ये फासला हमेशा इतना बड़ा रहा है? नहीं, और यही एक बहुत दिलचस्प और ज़रूरी बात है जो आवर वर्ल्ड इन डेटा के विश्लेषण से पता चलती है। ये जो भारी असमानता हम आज देख रहे हैं ना, ये इतिहास को देखें तो एक नई बात है। नई बात मतलब पहले ऐसा नहीं था? हाँ, बिल्कुल नहीं। अगर हम कुछ सदियां पीछे जाएं, मतलब पूर्व आधुनिक समय में, तो तस्वीर बिल्कुल अलग थी। उस समय बाल मृत्यु दर हर जगह, यूरोप हो, एशिया हो, अफ्रीका, हर जगह बहुत ज्यादा थी। कितनी ज्यादा? अनुमान ये है कि उस दौर में पैदा होने वाले करीब करीब आधे बच्चे किशोरावस्था तक पहुंचने से पहले ही मर जाते थे। आधे बच्चे मतलब हर 2 में से 1। ये तो आज हम सोच भी नहीं सकते। तो उस समय अमीर गरीब या जगह का कोई खास फर्क नहीं पड़ता था क्या? बहुत कम। हाँ, थोड़े बहुत स्थानीय अंतर जरूर रहे होंगे, पर मोटे तौर पर बचपन हर किसी के लिए एक बहुत खतरनाक दौर था। चाहे आप कहीं भी पैदा हुए हों, अमीर से अमीर परिवार के बच्चे भी बीमारियों से, इन्फेक्शन से सुरक्षित नहीं थे। इसलिए आज जो हम कम बाल मृत्यु दर देखते हैं, वो असल में मानव इतिहास की एक बहुत बड़ी और देखा जाए तो हाल की ही उपलब्धि है। ये शायद सबसे बड़ा संकेत है कि जीवन स्तर बेहतर हुआ है। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले कुछ 100 सालों में और खासतौर पर हाल के दशकों में इस मामले में जबरदस्त प्रगति हुई है। बिल्कुल, और यही इस पूरी कहानी का सबसे कह सकते हैं उम्मीद जगाने वाला पहलू है। दुनिया भर में बाल मृत्यु दर को कम करने में अविश्वसनीय मतलब इनक्रेडिबल प्रोग्रेस हुई है। हासिल नहीं की थी। ये उनके लिए भी एक हालिया सफलता ही है। इसका कोई उदाहरण है? जैसे आपने आइसलैंड का नाम लिया था। हाँ, आइसलैंड का ही उदाहरण देखिए। आज वहाँ बाल मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम है, लगभग 9 के बराबर। लेकिन अगर हम सिर्फ 19वीं सदी की बात करें, ज्यादा पुरानी बात नहीं, तो आइसलैंड में पैदा होने वाले लगभग 1/3 बच्चे 5 साल के होने से पहले मर जाते थे। 1/3 19वीं सदी में? ये तो आज के कई सबसे गरीब देशों से भी ज्यादा दर है। सही बात है। स्वीडन हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, आज के लगभग सभी अमीर और स्वस्थ देशों का इतिहास कमोबेश यही कहानी कहता है। 100-150 साल पहले वहां भी बाल मृत्यु दर बहुत ऊंची थी। ये हमें याद दिलाता है कि आज की जो अच्छी स्थिति है वो हमेशा से नहीं थी, उसे मेहनत करके हासिल किया गया है। और ये जो प्रगति हुई, ये सिर्फ कुछ अमीर देशों तक ही सीमित नहीं रही है। क्या दुनिया के बाकी हिस्सों में भी सुधार हुआ है? हाँ, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये सुधार पूरी दुनिया में हुआ है। हर क्षेत्र ने, हर महाद्वीप ने बाल मृत्यु दर में भारी कमी देखी है। अच्छा? यहाँ तक कि वो देश भी जहाँ आज स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है, उन्होंने भी पिछले कुछ दशकों में काफी प्रगति की है। सच तो ये है कि वैश्विक स्तर पर बाल मृत्यु दर में गिरावट की जो रफ्तार पिछले कुछ दशकों में रही है, वो इतिहास में सबसे तेज रही है। ये सुनना वाकई बहुत सकारात्मक लगता है। अगर इतनी तेजी से प्रगति हुई है तो इसके पीछे कुछ ठोस कारण जरूर होंगे। किन वजहों से यह संभव हो पाया? मतलब वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने मिलके ये बदलाव लाया? हाँ, आवर वर्ल्ड इन डेटा कई सारे सकारात्मक विकासों का जिक्र करता है जो एक साथ मिलकर काम करते हैं, और इनको अलग अलग देखना भी मुश्किल है क्योंकि ये सब जुड़े हुए हैं। जैसे कि? सबसे पहला और शायद सबसे बुनियादी है पोषण में सुधार। बच्चों को बेहतर खाना मिलना, जरूरी पोषक तत्व मिलना, ये उनके बचने की संभावना को बहुत बढ़ा देता है। कुपोषण बच्चों को बीमारियों के लिए बहुत कमजोर बना देता है। सही बात है। और दूसरा बड़ा फैक्टर है टीकाकरण, मतलब वैक्सीनेशन। डिप्थीरिया, खसरा, पोलियो जैसी कितनी ही जानलेवा बीमारियों के टीके जब बने और बच्चों तक पहुंचे तो इसने लाखों जानें बचाईं। हाँ, टीकों का रोल तो बहुत बड़ा रहा है। बिल्कुल। तीसरा है स्वच्छता और साफ पानी। साफ पीने का पानी मिलना और बेहतर सफाई व्यवस्था जैसे टॉयलेट का इस्तेमाल, इनसे डायरिया जैसी बीमारियां कम होती हैं जो बच्चों की मौत का एक बहुत बड़ा कारण रही हैं। चौथा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। अस्पतालों तक, क्लिनिक तक पहुंच आसान होना, डॉक्टर मिलना
और ख़ास तौर पे ट्रेन्ड दाइयों मिडवाइव्स का होना, इसने डिलीवरी के समय और उसके तुरंत बाद होने वाली मौतों को बहुत कम किया है। अच्छा। 5वां, रहने की बेहतर स्थितियां, मतलब बेटर हाउसिंग। घरों में भीड़-भाड़ कम होना, हवा का आना जाना ठीक होना, ये सब भी बीमारियों को फैलने से रोकते हैं। ये भी जरूरी है। 6, बढ़ती आर्थिक समृद्धि और विकास। जाहिर है जैसे जैसे देशों की आय बढ़ी है, परिवारों और सरकारों के पास स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा पर खर्च करने के लिए ज्यादा साधन आए हैं। और 7वां? और 7वां, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है शिक्षा का बढ़ता स्तर, खासकर माताओं की शिक्षा। माँ की शिक्षा वो कैसे मदद करती है? पढ़ी लिखी माताएं अपने बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण का ज्यादा बेहतर ध्यान रख पाती हैं। वो स्वास्थ्य सेवाओं का सही इस्तेमाल करना जानती हैं, परिवार नियोजन के बारे में ज्यादा जागरूक होती हैं। इसका सीधा असर बच्चों के जीवित रहने पर पड़ता है। ये तो वाकई कई सारे पहलू हो गए। पोषण, टीके, साफ पानी, स्वास्थ्य सेवा, बेहतर घर, पैसा और शिक्षा। और जैसा आपने कहा, ये सब आपस में जुड़े हुए भी लगते हैं। एक में सुधार होता है तो दूसरे में भी मदद मिलती है। बिल्कुल, ये एक पूरा नेटवर्क है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन सभी मोर्चों पर दुनिया ने प्रगति की है, कहीं कम कहीं ज्यादा। और इसी सब की मिलीजुली कोशिश का नतीजा है बाल मृत्यु दर में ये ऐतिहासिक गिरावट। ये दिखाता है कि जब हम विज्ञान, नीति और संसाधनों का सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं तो कितने बड़े पैमाने पर अच्छा बदलाव लाया जा सकता है। तो हमने अब तक जो बात की उसको अगर देखें, एक तरफ तो आज भी हर साल 50 लाख बच्चों की मौत हो रही है, हाँ। जो एक भयानक हकीकत है जी। दूसरी तरफ बच्चा कहाँ पैदा हुआ है, इस आधार पर उसके बचने की संभावना में जमीन आसमान का फर्क है, बिल्कुल, जो एक बड़ी असमानता दिखाता है। बिल्कुल। और तीसरी तरफ हमने ये भी देखा कि पिछले कुछ समय में, खासकर हाल के दशकों में, अविश्वसनीय प्रगति हुई है। मृत्यु दर बहुत तेजी से कम हुई है। ये तीनों बातें एक साथ, ये तो थोड़ी विरोधाभासी नहीं लगती? हाँ, ये सवाल उठता है। और आवर वर्ल्ड इन डेटा की जो लेखक है मैक्स रोजर, वो इसी बात पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि ये तीनों बातें विरोधाभासी नहीं है, बल्कि एक साथ सच है। एक साथ सच कैसे? उनका कहना है दुनिया पहले से बहुत बेहतर हुई है, दुनिया अभी भी भयानक है और दुनिया इससे कहीं ज्यादा बेहतर हो सकती है। दुनिया बेहतर हुई है, दुनिया भयानक है और दुनिया बेहतर हो सकती है। ये एक बहुत ताकतवर नजरिया है। जी, मतलब जो प्रगति हुई है उसे मानना जरूरी है, लेकिन उसकी वजह से हमें आज की जो भयानक स्थिति है, 50 लाख मौतें, उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और आज की भयानक स्थिति को देख के हमें निराश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि और बेहतर किया जा सकता है। बिल्कुल यही बात है। हमें ये समझना होगा कि हम वैश्विक इतिहास के शायद उस दौर में जी रहे हैं जहां इंसानी हालात में सुधार की रफ्तार सबसे तेज रही है। भले ही रोज की खबरें हमें अक्सर समस्याएं और संकट ही दिखाती हैं, आंकड़े साफ बताते हैं कि प्रगति हो रही है। और आंकड़े ये भी इशारा कर रहे हैं कि ये प्रगति रुकनी नहीं चाहिए, बल्कि और तेज हो सकती है। हाँ बिल्कुल, शोध और डेटा यही बताते हैं। जिन उपायों ने अब तक काम किया है, पोषण, टीके, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, उन्हें और ज्यादा असरदार तरीके से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। विज्ञान और तकनीक भी तो लगातार आगे बढ़ रही हैं। नई दवाएं आ रही हैं, नए इलाज आ रहे हैं। हमारे पास आज वो ज्ञान और साधन है जो पहले कभी नहीं थे। तो ये सोचना बिल्कुल वाजिब है कि हमारी पीढ़ी एक ऐसी दुनिया बना सकती है जहां लगभग हर बच्चा, चाहे वो कहीं भी पैदा हुआ हो, एक स्वस्थ और लंबा जीवन जी सकता है। ये अब सिर्फ एक सपना नहीं लगता, बल्कि एक ऐसा लक्ष्य लगता है जिसे हासिल किया जा सकता है। ये जानना कि ये संभव है, ये वाकई एक नई उम्मीद देता है, एक नई ऊर्जा देता है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि बाल मृत्यु दर एक बहुत बड़ी वैश्विक चुनौती है। जन्मस्थान के आधार पर जो फर्क है वो दिल दहरा देने वाला है। 50 लाख मौतें हर साल, यह आंकड़ा अस्वीकार्य है। लेकिन साथ ही हमने ये भी बहुत साफ तौर पर देखा कि पिछले कुछ दशकों में मानव इतिहास में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। हमने बाल मृत्यु दर को जिस तेजी से कम किया है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। ये लाखों स्वास्थ्य कर्मियों, वैज्ञानिकों, नीति बनाने वालों और समुदायों की मेहनत का नतीजा है, जिन्होंने इसे मुमकिन बनाया। ये हमें दिखाता है कि बदलाव न सिर्फ संभव है बल्कि वो हो भी रहा है। आवर वर्ल्ड इन डेटा के स्रोत इस बात का भी जिक्र करते हैं कि इस ऐतिहासिक प्रगति की रफ्तार को बनाए रखने और शायद तेज करने में व्यक्तिगत स्तर पर भी योगदान दिया जा सकता है।
वो प्रभावी धर्मार्थ संस्थाओं को दान देने का उदाहरण देते हैं। हाँ, वो गिववेल जैसी संस्थाओं का नाम लेते हैं जो इस पर रिसर्च करती हैं कि कौन सी संस्थाएं दान के पैसे का सबसे अच्छा इस्तेमाल करती हैं, मतलब जाने बचाने में सबसे ज्यादा कारगर है। तो ये जानकारी उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है जो सीधे तौर पर कुछ करना चाहते हैं। जी, लेकिन अगर हम इस पूरी तस्वीर पर एक कदम पीछे हटकर सोचें तो एक सवाल और उठता है। हमने उन फैक्टर्स की बात की जिन्होंने प्रगति संभव बनाई, पोषण, टीके, शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाएं, आर्थिक विकास। ये सब बेशक बहुत महत्वपूर्ण है, पर क्या सिर्फ इन्हीं पर ध्यान देना काफी है? आप किस तरफ इशारा कर रही हैं? मैं सोच रही थी कि क्या इन जाने पहचाने उपायों के अलावा कुछ और गहरे, कुछ स्ट्रक्चरल बदलावों या वैश्विक सहयोग के नए तरीकों की भी जरूरत है? जैसे शायद वैश्विक व्यापार की नीतियां, या जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने की कोशिशें, या शायद दुनिया में जो लड़ाई, झगड़े और अस्थिरता है उसे संभालने के बेहतर तरीके, क्योंकि ये चीजें भी तो अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों के स्वास्थ्य और उनके बचने की संभावनाओं पर असर डालती है ना? हाँ, बात तो सही है। तो सवाल ये है कि हम एक ऐसी दुनिया कैसे बनाएं जो हर बच्चे के लिए, चाहे वो कहीं भी पैदा हो, न सिर्फ जिंदा रहने का बल्कि फलने फूलने, आगे बढ़ने का भी मौका सुनिश्चित करे। ये एक बहुत ही वाजिब और बहुत जरूरी सवाल है। शायद प्रगति का जो अगला पड़ाव है उसके लिए हमें इन गहरे सवालों पर भी सोचना होगा। ये जानना कि इतनी प्रगति हुई है, यह हमें संतुष्ट होने के बजाय शायद और ज्यादा महत्वाकांक्षी बनाता है। वर्तमान स्थिति को स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है जब हम जानते हैं कि इससे कहीं बेहतर भविष्य संभव है। सोचने के लिए वाकई एक महत्वपूर्ण बिंदु है ये।